1920 के दशक में पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और जलियांवाला हत्याकांड के बाद भारतीयों का विश्वास अंग्रेजी हुकूमत से उठ चुका था। वहीं अंग्रेजों ने उनके खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए झूठे दंगे कराने, कानून तोड़ने जैसे झूठे आरोप लगाकर मासूम लोगों के खिलाफ फर्जी मामले लगाकर जेल में डाल देने का काम शुरू कर दिया था। वहीं 1920 में अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन और उनके द्वारा जबरन थोपे गए विदेशी सामानों के उपभोग को रोकने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। वैसे तो ये एक अहिंसक आंदोलन था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी में पुलिस स्टेशन में लगाई गई आग में मारे गए 22 पुलिस कर्मियों की मौत की खबर सुनने के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन गांधी जी के पीछे हटने से अंग्रेजी हुकूमत को और मौका मिला भारतीयों का दमन करने का। खासकर जो गरीब, कमजोर और पिछड़े हैं उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन उसी दौर में 1923 में एंट्री होती है बैरिस्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जिन्होंने लंदन के ग्रेजिन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और वापस आकर बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। बाबा साहेब का व्यक्तित्व और उनका ज्ञान ऐसा था कि उनकी दलीलों के आगे अंग्रेजी जज भी झेप जाते थे। अपने इस वीडियो में हम बाबा साहेब के एक ऐसे मुकदमे के बारे में बात करेंगे जब जजों को भी पहली बार एहसास हुआ कि दलित अब कमजोर नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। दरअसल 1920 के दशक में बाबा साहेब ने एक ऐसे मामले को ब्रिटिश जजों के सामने अपनी दलीलों से उनके लूप होल्स को सामने रख दिया था, जिसकी बदौलत ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस कमजोर और निर्दोषों पर जबरन आरोप मढ़कर उन्हें सलाखों के पीछे धकेल देते थे। कुछ ऐसा ही हुआ था यशवंत सतवा चौगुले मामले में, जब उन्हें एक भीड़ के साथ गिरफ्तार किया गया था, जबकि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था कि उनका अपराध क्या है और क्यों वो कटघरे में खड़े हुए हैं, जबकि वो तो गरीब मजदूर थे। उन दिनों बाबा साहेब बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते थे और चबूतरे वाले वकील के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे, जो गरीब और कमजोरों के लिए मुफ्त में केस लड़ा करते थे। बस फिर क्या था, ये मामला बाबा साहेब के हाथों में आया और जो शांत स्वर में ताकतवर दलीलें बाबा साहेब ने दी, उन दलीलों के आधार पर ब्रिटिश कानूनों में न केवल बदलाव लाया गया, बल्कि पहली बार विपक्षी वकील और जजों को अपना मुंह बंद करना पड़ा। अब जानते हैं कि आखिर यशवंत सतवा चौगुले की गिरफ्तारी किस आधार पर हुई थी। दरअसल जब आप ब्रिटिश संविधान की पूरी प्रक्रिया देखते हैं तो पाएंगे कि भारतीय दंड संहिता IPC 141, जो गैर कानूनी रूप से लोगों की भीड़ जमा करने और किसी गलत इरादे से जमा होने के खिलाफ कानून को दर्शाता है। अगर एक समान उद्देश्य से लोग इकट्ठा होते हैं और सरकारी सामानों को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई ऐसे भाषण देते हैं जिससे शांति बिगड़ सकती है, तो वो कानूनन अपराध है। वही क्रिमिनल कोड प्रोसीजर 1898 सेक्शन 225 के अनुसार ये कानून था कि कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट पर कोई बिंदु छूट जाता है जिससे आरोपी गुमराह ना हो या उससे न्याय बाधित हुआ हो, तो उस कमी को बड़ी भूल नहीं माना जाएगा और मामला आगे बढ़ता रहेगा। यही हुआ था यशवंत सतवा चौगुले के केस में। उन्हें भी ये नहीं पता था कि आखिर उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया था, बस उन पर गैर कानूनी रूप से जमा होने का आरोप लगा दिया गया था। वो ब्रिटिश पुलिस के अत्याचारों के शिकार हो गए थे, जबकि चार्जशीट में कहीं भी ये मेंशन ही नहीं था कि चौगुले और उनके साथी किस उद्देश्य से जमा हुए थे। बाबा साहेब कोर्ट में विपक्षी दल की दलीलें सुन रहे थे। कैसे वकील ने इतनी बड़ी खामी को मात्र कागजी पत्र की गलती बता दी थी। उस वक्त हालात ऐसे थे कि ब्रिटिश जजों की काउंसिल भी पुलिस वालों की इन छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बाबा साहेब ने इसे ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाया। बाबा साहेब ने तर्क दिया कि केवल जमावड़े के कारण उन्हें गैर कानूनी कहना और ऊपर से समान उद्देश्य का स्पष्ट न होना कोई छोटी चूक नहीं है, बल्कि पुलिस वालों की दमनकारी नीति का हिस्सा है। किसी को गिरफ्तार किया गया, उस पर सुनवाई हो रही है, लेकिन पुलिस को यही नहीं पता कि आखिर आरोपी का अपराध क्या है, फिर न्याय निष्पक्ष कैसे हुआ। बाबा साहेब ने कहा कि जो आरोप लगा है उसका आधार ही नहीं है, फिर ये मामला किस आधार पर रखा गया है। बाबा साहेब ने भी धारा 225 का जिक्र करते हुए कहा कि गलती तब तक माफ होगी जब तक आरोपी गुमराह ना हो और अपना बचाव कर सके।
लेकिन यहाँ तो आरोपियों को पता ही नहीं है कि उन पर मामला क्या चला, फिर वो अपनी दलील कैसे देंगे और बचाव कैसे करेंगे। आरोपी को जब तक उसके आरोपों की पूरी जानकारी ही नहीं होगी, वो किस आधार पर उन आरोपों का खंडन करेगा या बचाव करेगा। पुलिस की कमी कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था की कमजोर कड़ी को दिखाता है। बाबा साहिब की बोलने की शैली किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। उनकी दलीलें इतनी ताकतवर थी कि जज भी भौचक्के रह गए। उन्होंने पुलिस वालों की गलती को माफ करने के बजाय इस मामले में निष्पक्ष जांच करने का फैसला करने की अपील की, ताकि पुलिस वाले सबक सीखें और भविष्य में कोई ऐसी गलती ना करें जो उनकी निरंकुश होने की छवि को दर्शाता है। जजों ने बाबा साहिब की दलीलों पर पुलिस वालों की गलती मानी और फैसला सुनाया कि समान उद्देश्य की जानकारी अनिवार्य है, जबकि यहाँ पुलिस वालों से ब्लंडर गलती हुई थी। कोर्ट ने आरोपी पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया और आरोपी बरी हो गए। वहीं कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि वो किसी को भी यही मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके त्रुटिपूर्व आरोप पत्र दायर नहीं कर सकते हैं। हर आरोप का स्पष्ट कारण होना अनिवार्य है। बाबा साहेब ने अपनी दलीलों से ब्रिटिश कोर्ट को भी झुका दिया था। ऐसी थी बाबा साहेब की कानून की समझ और उनकी ताकतवर शख्सियत। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।